प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 7th क्लास में हिंदी में ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वर्ण विचार, इस चैप्टर को बेटे आगे कंटिन्यू करेंगे। यह इस चैप्टर से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण के भेद कितने होते हैं, स्वर और व्यंजन, तो इनको रिवाइज किया था, अच्छे से रीड किया था। तो आज हम बेटे इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे देखिए बेटे, प्रीवियस वीडियो में हमने जैसे बेटे स्वर की परिभाषा रीड कर ली थी, तो आज है हमारी स्वर के भेदों की परिभाषा करेंगे। आज हम स्वर का पहला भेद देखिए बेटे, ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम का अर्थ है एक मात्रा का समय। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 5 है। ह्रस्व स्वर अगर आपसे ये पूछा जाए कितने हैं, तो आपको याद रखना बेटे इनकी संख्या 5 है। अ, ई, उ, री और लरी ये मूल स्वर भी कहलाते हैं और ये ह्रस्व स्वर भी होते हैं। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 5। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटे, दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कुछ ऐसे स्वर होते हैं हमारे जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, उनको अधिक का अर्थ है बेटे ह्रस्व स्वर से ज्यादा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो इनकी संख्या कितनी है बेटे? इनकी संख्या 7 है और दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। वहां एक मात्रा का समय लगेगा ह्रस्व स्वर में, वही दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, जैसे दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगा, तो प्लुत स्वर में बेटे उससे भी ज्यादा समय लगता है, हम कह सकते 3 मात्रा का। इसमें एग्जांपल दिए हैं ओम। ओम के बीच में ये जो ओ के बाद जो आपको बेटे वर्ण दिख रहा है ये प्लुत होता है। प्लुत जो होता है वो संख्या में एक ही होता है। ध्यान से समझिए इस डेफिनेशन को। इस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यह केवल एक है। ह्रस्व स्वर की संख्या निश्चित है, दीर्घ स्वर की भी संख्या निश्चित है, लेकिन प्लुत स्वर की संख्या एक ही है। और इसका चिन्ह ये बेटे जो एस टाइप आपको दिख रहा है ये होता है। इसका प्रयोग प्राय पुकारते समय किया जाता है। जैसे हम जोर से अगर कहते राम, तो रा के बीच में और रा के बाद और माँ के आगे जो टाइम हमें लगा, साउंड का लंबा उच्चारण गया, तो वह होता बेटे प्लुत स्वर। तो बेटे प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है और इसका जो प्रयोग है हम किसी को बुलाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे बेटे हमारे, अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको अनुस्वार समझना है, अनुस्वार किसे कहते हैं, फिर आपको अनुनासिक जो स्वर है उसे समझना है। बिंदु या चंद्र बिंदु को हिंदी में अनुस्वार या अनुनासिक कहा जाता है। बिंदु को अनुस्वार कहते हैं बेटे और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाले व्यंजन हैं। अनुस्वार जो स्वर है वो उसके बाद आते हैं बेटे स्वरों के बाद। जो अनुस्वार है वो स्वरों के बाद आते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ के बाद जो आते हैं ना वो होते हैं ये अनुस्वार। अंग जैसे ऊपर डोट लगी होती है अ के, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। तो अनुस्वार की जो साउंड है बेटे वो नाक से निकलती है। अनुनासिक में देखिए, अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक और नाक से बहुत कम सांस निकलती है। मुंह से ज्यादा सांस आएगी अनुनासिक में और नाक से कम आएगी, मतलब दोनों का यूज रहेगा। लेकिन इसमें इन स्वरों पर चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है जो कि सिरो रेखा के ऊपर लगता है। इसमें चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है जो कि जो बेटे शब्द हैं उनके ऊपर लगता है। ये सभी एग्जाम्पल देखिए बेटे, ये सभी एग्जाम्पल है हमारे अनुस्वार के। इनमें जितने भी शब्द हैं उन शब्दों के ऊपर सिर्फ एक डोट लगी हुई है। संग, दंग, अंग, रंग, तंग, पंखा, लंका, झंडा, अंडा, घंटा, गंगा, ये सभी शब्द किसमें हैं? अनुस्वार के। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे बेटे अनुनासिक के। चंद्र बिंदु, गांव, पांव, 5, यहाँ,
चांद, सांस, ये सभी शब्द किसके हैं? ये सभी शब्द है बेटे हमारे अनुनासिक के। नेक्स्ट एग्जांपल समझो ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा विसर्ग। इस ध्वनि का चिन्ह, यानी कि 2 डॉट आपको दिख रही हैं, ये इस ध्वनि का चिन्ह होता है। इसका उच्चारण ह की भांति किया जाता है। इसका उच्चारण किसकी तरह से करते हैं हम? ह की तरह। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत से आ जाते हैं उनमें ही किया जाता है, जैसे कि अतः, प्रातः, स्वतः, अंतः। प्रातः शब्द भी होता है। तो बेटे विसर्ग क्या किसमें प्रयोग करते हैं हम? जो शब्द हमारे तत्सम शब्द होते हैं, यानी कि जो संस्कृत के शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं, उसमें हम विसर्ग स्वर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट है बेटे हमारा व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहा जाता है? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उनको व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के मूल रूप से 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो एक क्वेश्चन मतलब इनको याद करते चलना बेटे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श यानी कि बेटे छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास, वायु, जीवा और मुख के अलग अलग भाग को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नाम ही है स्पर्श, यानी कि जब हम स्पर्श व्यंजनों को बोलते हैं तो इसमें जीवा मुख के अलग अलग भागों का स्पर्श करती है, टच करती है बेटे जीवा मुख के अलग अलग भागों का, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 25 है। यानी आप क वर्ण से लेकर प वर्ग तक हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, तो ये सभी क्या है बेटे? ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। हर एक में 5 वर्ण हैं, 5 वर्ग हैं, तो ये संख्या में कितने हुए? 25। यानी कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है। देखो बेटे इन्होंने क्या कहा कि जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी भी भाग का पूरी तरह से टच नहीं करती, इसलिए इनको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंत यानी कि अंदर, स्थ यानी कि स्थित जो होते हैं। और ये स्वर और व्यंजनों के बीच का भाग होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं बेटे? ये संख्या में 4 होते हैं: य, र, ल और व। यानी कि अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटे व्यंजन का। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा हम कह सकते हैं गर्मी निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जब हम ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो इससे क्या होगा बेटे? ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए गर्मी निकलती है, इसी कारण इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये संख्या में कितने होते हैं? ये भी संख्या में अंतःस्थ व्यंजनों की तरह 4 ही होते हैं: श, स और ह। ये संख्या में मूल रूप से 4 होते हैं। तो बेटे आज हमने चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीट क्वेश्चन स्वर का, साथ में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग जिनको अयोगवाह कहा जाता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, और इसके साथ व्यंजन के भेद 3 भेद किए हैं हमने। संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो बेटे इसको आपने अच्छे से रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है।